व्हाट्सअप का दोस्तों काफ़ी दिनों से दिक्कत आ रही थी बच्चों को पॉलिटिकल साइंस में, उनको क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने टॉप 20 क्वेश्चन निकाले हैं। दोस्तों मैंने 20 चैप्टर में से आपके 20 क्वेश्चन निकाले हैं, वो भी हिंदी में मैंने आपके तैयार करे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब इसे आगे प्रमोट करे और बच्चों पे और उनकी मदद हो पाए। दोस्तों 24 तारीख को इसका पेपर है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना व मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? दोस्तों ये मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो आपने पढ़े हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उसको मौलिक अधिकार कहते हैं। तो आंसर देख लेते हैं इसका। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की शपथ ग्रहण करते हैं। दोस्तों प्रभुत्व संपन्न का मतलब फ्रीलांसर हो गया, समाजवादी सोशलिस्ट हो गया, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर हो गया, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी हो गया, गणराज्य रिपब्लिक हो गया। बनाने की शपथ ग्रहण करते हैं जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता समानता बुद्धित्व धार्मिक उपासना राष्ट्र की एकता अखंडता बनाना रखना संविधान की प्रस्तावना व मौलिक उद्देश्य है, जिसका निर्माण संविधान सभा में पारित कर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोस्तों ये आपका 1950 में हमारे संविधान में लागू हुआ था। जो संविधान हमारे लिखा गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें ये सबसे पहले लागू हुआ था। तो दोस्तों भारत के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रही। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपका क्वेश्चन मिल सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है। तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है भारत का, जिनके अनेक प्रयासों के कारण देश का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान विश्व का सबसे श्रेष्ठ लिखित व विशाल है। दोस्तों ये आपका 4 नंबर में भी आ सकता है, आपका ये 10 नंबर में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के जाए। अब ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में इस तरह से पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान को किसने बनाया था और आपका कि इसको बनाने में कितना वर्ष लगा था। तो मैं आपको बताता हूँ 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ था। दोस्तों कितना बड़ा हमारा संविधान है, आप देख सकते हैं कि 2 साल 11 महीने में तैयार हुआ। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों मैं आगे आपको जॉब के ऊपर भी मैं वीडियो डालूँगा कि आप 12th के बाद ऐसा क्या करें कि आपकी नौकरी मिल जाए, तो उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो डालूँगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों समाज राज्य और राष्ट्र से क्या अभिप्राय है? भारत के संदर्भ में राष्ट्रवाद को समझाइए। दोस्तों इसका मतलब है समाज यानी सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, राज्य स्टेट, और राष्ट्र का मतलब होता है नेशन। जैसे हमारा स्टेट हो गया यूपी राजस्थान, ये आ गया स्टेट में। सोसाइटी हो गया आपका मोहल्ले का नाम हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपका स्टेट में आ जाता है। और नेशन होता है हमारा इंडिया, हमारा नेशन है। तो इसमें तीनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। भारत के संदर्भ में राष्ट्रवाद को समझाइए। राष्ट्रवाद को आपको बताना है कि नेशन क्या होता है। तो दोस्तों पढ़ते हैं आगे इसका आंसर। समाज व्यक्ति व समुदायों का एक ऐसा संगठन है जो किसी नियम व कानून को पारंपरिक रूप से मानता है, अपनी भाषा संस्कृति परंपरा को बनाए रखने के लिए सामाजिक कानूनों व मान्यताओं का पालन करता है। यही समाज आगे चलकर राज्य का निर्माण करता है, जिसमें एक या कई समाज समुदाय का संगठन रूप पालन होता है। राज्य के लिए कानून लिखित होता है। दोस्तों समाज में क्या होता है, आपको काफ़ी सारे लोग मिलके एक समाज को बनाते हैं जिसमें फेस्टिवल वगैरह भी होते हैं, उनकी परंपराएं होती है। इस तरह से जो मौखिक तौर पे आपका जो उसमें चलता है कानून, वो समाज का होता है। पर राज्य में ये क्या होता है, राज्य के कानून लिखित होते हैं जिसका पालन करना सभी को अनिवार्य होता है, जबकि समाज के लिखित में कोई कानून नहीं होता। जैसे हम स्टेट में कानून बने रहते हैं, जैसे आप ड्राइविंग करने जाते हो, अगर आप लाल बत्ती क्रॉस करते हो तो आपका लाइसेंस वो कट जाता है, चालान हो जाता है, या कुछ अपराध करते हैं तो उस पर आपको सज़ा मिलती है। तो ये लिखित है,
आप इसको कानून, हमारी ये व्यवस्था बनी हुई है, पर समाज में ऐसा नहीं होता है। तो इसका ये डिफरेंस तो हो गया। हम आगे देखते हैं। राज्यों के समूह को राष्ट्र, नेशन कहा जाता है। जैसे राज्य के समूह को नेशन कहा जाता है, काफ़ी सारे स्टेट है उसको नेशन कहा जाता है, जब एक साथ बन जाते हैं उसको नेशन कहा जाता है। जिसका एक भूभाग, जनसंख्या, कानून व संप्रभुता होती है। राष्ट्रवाद वह शक्ति है जो प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकार कर्तव्य को बोध कराती है। राष्ट्रवाद में देश की संप्रभुता को बचाने के लिए प्रत्येक नागरिक अपने प्राणों की बलि देने के लिए सदैव तैयार रहता है। दोस्तों, नेशनलिज्म में क्या होता है? जैसे आप एक नेशनलिस्ट हो, आप एक इंडियन हो, आप हमेशा देश के लिए अपनी जान देने को भी तैयार रह जाएंगे। ये होता है नेशनलिज्म। जिससे जैसे हमारे पास पासपोर्ट है, हमारे पासपोर्ट पर लिखा है इंडियन, ये हमारी नेशनलिटी है। तो दोस्तों, भारत सदैव बलिदान का देश रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा देश सदैव बलिदान का एक देश रहा है। हमारे सैनिकों ने काफ़ी बलिदान दिया है। जैसे 1965 की चाइना के साथ लड़ाई हुई थी और 1971 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, जिसमें हमने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान के युद्ध में भारत की सेना ने अपने पराक्रम के बल पर अभी पूर्व जीत दर्ज की। सीमाओं की रक्षा करना, अंतराय व भारी शक्तियों का मुकाबला करना हमने सदैव सशक्त तरीके से किया है। दोस्तों, बहुत आसान है। दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए, आंसर को भी लिख लीजिए, आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये देखिए, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ व उद्देश्य क्या है? दोस्तों, लोक प्रशासन में आपको बता देना चाहता हूँ, लोक प्रशासन किसे कहते हैं। कांस्टेबल से लेके आपके बड़े अधिकारी, आपका ग्राम पंचायत से लेके आपका मिनिस्ट्री, सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता है। लोक प्रशासन सरकार की वह प्रयोगशाला है जिसमें शासन की नीतियों का क्रियान्वयन, उद्देश्य प्राप्ति व परिणाम लोक प्रशासन की कार्यकुशलता क्षमता पर निर्भर करता है। दोस्तों, यदि अगर हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं होगा, अगर हमारी सरकार कितनी भी अच्छी नीति ला दे, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बेकार है, तो सारी व्यवस्था ही इधर से उधर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। हमारा देश का हाल बहुत ख़राब हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए, अगर पुलिस व्यवस्था सही नहीं है, सरकार हमारी कितनी भी अच्छी हो, तब भी हमारा देश प्रगति से कार्य नहीं कर पाएगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा होना ही सबसे मेन पॉइंट होता है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों व उद्देश्यों को प्राप्ति करने में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मैंने आपको बताया है अभी, अच्छा प्रशासन लोक कल्याणकारी व जवाबदेही होना चाहिए। मतलब लोगों की अच्छे काम के लिए लोगों का, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोगों का काम एकदम से हो जाए और उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सरकार जिसके लिए समय समय पर लोक सेवाओं को दिशा निर्देश देती है। जैसे आपका सर्जिकल स्ट्राइक हुई और कुछ भी हुई, इसमें प्रेसिडेंट का हुक्म होता है और जनरल सेक्रेटरी होते हैं, उनमें ये आप ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन बैठी रहती है, वो ऑर्डर देती है, उसको लोग फॉलो करते हैं। कांस्टेबल फॉलो करता है एसआई को, एसआई फॉलो करता है इंस्पेक्टर को। इस तरह से एक ब्रांच बनी हुई है। तो ये जब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर फ्लो में नहीं चलेगा, तो कोई भी, मैंने आपको बताया, कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। लोक प्रशासन की सफलता व विफलता लोक सेवाओं की शीघ्रता, कार्यशैली व जवाबदेही पर निर्भर करती है। दोस्तों, जितना जल्दी से कार्य हो रहा है, उतनी अच्छी हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है। कार्य में लापरवाही, भ्रष्टाचार, पश्चाताप, गलत कार्यों का दबाव, निजी हित में संशोधन का प्रयोग करना आदि लोक प्रशासन की विफलता के कारण है। दोस्तों, पक्षपात होता है, जैसे कास्ट बिरादरी को लेकर होता है, धर्म को लेकर होता है, या भ्रष्टाचार होता है, पैसों से काम होता है, गलत कार्यों का दबाव होता है, जैसे किसी के ऊपर दबाव डाल दिया और अपना काम निकाल लिया। दोस्तों, अगर ये काम होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा वीक होएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का आ सकता है या 4 मार्क्स का, तो आपका कंप्लीट मिलना ही मिलना है क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का क्या कार्य होता है? दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं CAG, जिसका मतलब होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों, क्या होता है, जैसे भारत सरकार कोई भी नीति निकालती है, उसमें कितना खर्चा आता है,
कितना फंड हुआ है, कितना भारत सरकार ने, भारत के जो आपका ये होता है संदूक होती है जिसे बजट कहते हैं, उससे कितना पैसा निकाला है, कितना पैसा लगाया है, उसके ऊपर ये CAG ये रिपोर्ट तैयार करता है, ये राष्ट्रपति को देता है। जैसे आपके घर में जितना बजट है, मान लीजिए आपके घर का जितना भी बजट है, आपको घर बनाने में कितना पैसा लग रहा है, उसका आपको सारा लिखा जोखा आपको देना पड़ेगा कि जिस कारण से घोटाला ना हो सके। जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं सब CAG ने ही पता करे हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या है कि भारत की नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह केंद्र व राज्य संचित निधि, आक्षेप निधि व अन्य उन निधियों का परीक्षण करते हैं। आक्षेप निधि किसे कहते हैं? इमरजेंसी, जो एकदम से इमरजेंसी में हो जाती है ना, जैसे अब बाढ़ आ गई कहीं पर, तो उसके लिए बजट देना, उसमें देखते हैं कि घोटाला हुआ नहीं हुआ, उसको चेक करने का काम CAG का होता है। केंद्र की योजनाओं पर खर्च की गई निधियों का निरीक्षण कर उनकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राज्य सरकार की निधियों का निरीक्षण कर राज्यपाल को सौंपते हैं। दोस्तों, भारत में जितने भी आपका जितना भी खर्चा होता है सबका लेखा जोखा होता है। अब उसमें भ्रष्टाचार भी होता है, भ्रष्टाचार करते हैं तो बहुत, अगर CAG ना हो तो बहुत भ्रष्टाचार हो जाएगा और जितना भी भारत का आपका बजट है वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, लोग खा जाएंगे, मिनिस्टर लोग खा जाएंगे। CAG का बहुत बड़ा रोल है भारत की अर्थव्यवस्था में, जिसकी रिपोर्ट संसद व विधानसभा के पटल पर ही रखी जाती है। राष्ट्रपति होता है वो उसको सांसद में रख देता है। कैग एक संवैधानिक संस्था जिसके देश व राज्य के कई घोटाले को उजागर किया है। 2G घोटाला, कोयल घोटाला, एशियन गेम घोटाला व राज्य स्तर पर विभिन्न घोटालों को उजागर समय समय पर किया गया है। दोस्तों, जैसे कि देखते हैं 2G कोयला घोटाला हुआ, एशियन गेम घोटाला हुआ, हमारे अभी तक लोगों को पता है क्या नाम की मीडिया करती है, पर उसको मीडिया नहीं करती है, उसको कैग करता है। कैग ही सब कुछ घोटाले की जांच पड़ताल मीडिया को देता है, वह पूरे देश में बताता है। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षण स्वतंत्र व निष्पक्ष होकर समय समय पर केंद्र व राज्य सरकार की धांधले व घोटालों का उजागर करता रहा है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कई सरकारों का त्यागपत्र देना पड़ा है। काफ़ी सरकारें गिर जाती है इसकी रिपोर्ट के बेस पे। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में तो मेरे हिसाब से आना चाहिए, 100% आ भी सकता है। और दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इतने समझा रहा हूँ आपको डीपली से, तो भाई मैंने डीपली पढ़ा है, मैं तब आपको बता रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन मैंने छाट छाट के निकाले हैं। 20 चैप्टरों में से 20 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था क्या है तथा इसके क्या कार्य है? दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जैसे आपका गांव वगैरह हो गया, उसमें सरपंच वगैरह होते हैं, उसे हम पंचायती राज कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पंचायती राज को स्थानीय प्रशासन भी कहा जाता है। संविधान को अनुच्छेद 73 में संशोधन कर इसे मान्यता दी गई है। दोस्तों, संविधान का आर्टिकल नंबर 73 के द्वारा इसे मान्यता दी गई है। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय शासन का अभिप्राय सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, ताकि शासन के निचले पायदान वंचित या आम लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचा जा सके। दोस्तों, जो आम लोग होते हैं, जैसे जो बहुत से आप देखते हो गांव में गरीब तबका होता है, वो दूर रह पाता है, बड़े उसके लिए वो अच्छी तरह अपना पहुंच नहीं पाता है उनको न्याय के लिए, तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है, उसे हम पंचायती राज कहते हैं। जो जैसे गांव में क्या होता है, कुछ भी दिक्कत हो जाती है उसका फैसला पंचायत कर देती है। तो ये एक तरीके का आप मान लो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। देश में पंचायती राज की व्यवस्था 3 स्तर पर स्थापित की गई है। ग्राम पंचायत, जो मुखिया या सरपंच, पंचायती समिति, पंचायत समिति मुख्य प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुँचा सके, ताकि देश में सभी की भागीदारी हो सके, ताकि छोटे छोटे व्यवसाय कार्यों को निचले स्तर पर भी उनका समाधान किया जा सके। दोस्तों, जो केंद्र सरकार होती है वो एक से एक आपकी स्कीमें निकालती है। उन स्कीमों तक
लोग पहुंच नहीं पाते हैं, उसको ग्राम पंचायत उन स्कीम को लोगों तक पहुंचाती है। ये काम ग्राम पंचायत का होता है कि ताकि छोटे छोटे गरीब गरीब लोगों को, अनपढ़ लोगों को उनके बारे में बता सके, उनके बारे में उनको, आप ये कह सकते हैं, उनको बता सके और उनको फ़ायदा दिला सके। सरकार द्वारा बजट में धन की व्यवस्था व आवंटन करना, चुनाव में महिलाओं व अनुसूचित जनजाति भागीदारी सुनिश्चित करना होता है। पंचायती का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा 5 वर्ष के लिए कराया जाता है। दोस्तों ये जो होता है ये 5 वर्ष के लिए होता है। जो इसका जो सरपंच बनता है 5 साल के लिए बनता है। पंचायती राज व्यवस्था का सपना गांधी जी द्वारा देखा गया था। जो ये जो पंचायती राज है इसको गांधी जी के द्वारा इसको सपना देखा गया था। गांधी जी का मानना था कि छोटे छोटे स्तर पर एक एडमिनिस्ट्रेशन बिठाई जाए जो लोगों का, उनका जो लोकल जो दिक्कत होती है उसको दूर कर पाए। भ्रष्टाचार, धनबल, पक्षपात, गुटबाजी इसकी बुराइयां देती है। भ्रष्टाचार, धनबल, पक्षपात, अगर ये तीनों चीज़ इसमें होगी तो दोस्तों ये इसका ड्रॉबैक होगा। ये ड्रॉबैक आपका बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन में भी होता है और इसमें भी यही सेम होगा। अगर आप इसे इस तरह से लिखोगे तो आपके 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? देश के विकास में इनकी क्या भूमिका है? दोस्तों राज्य का नीति निर्देशक एक तरह का आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह राज्य को निर्देश दिए जाते हैं कि छोटे तबके को आगे बढ़ाएं। जो जैसे सरकार कई कई तरह से स्कीमें लाती है, जैसे मनरेगा हो गया, उसमें 100 दिन का वादा किया जाता है बेरोजगारों को रोजगार देने का। और जैसे उज्ज्वल विकास योजना हो गई, ये इसके अंतर्गत कार्य करती है सरकार। इसको कहते हैं नीति निर्देशक। तो इसको पढ़ लेते हैं। राज्य का वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन है। राज्य के नीति निर्देश तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाना है। समान कार्य व अवसर निचले स्तर पर पहुंचना, रोजगार व आर्थिक साधनों का समान वितरण, आय का असमानता को कम करना होता है। दोस्तों क्या होता है, हमारे देश में बहुत डिफरेंस है। अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब का गरीब रह गया है। तो गरीबों को, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, गरीब होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग तरह की स्कीमें लाती है। जैसे इस साल चुनाव में क्या हो रहा है, कांग्रेस सरकार ने 72,000 रुपये देने का वादा करा है गरीबों को। तो वो उनका नीति निर्देशक है, मतलब छोटे तबके को ऊपर उठाने के लिए वो ये काम करेंगे। जैसे अगर नए मकान बना के देंगे, और अब मनरेगा की स्कीम उन्होंने 150 कर दी है, 150 दिन की कर दी है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि गरीब तबके को ऊपर उठाना ही नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना होता है। पंचायती स्तर पर कृषि भूमि, पशुपालन, पेयजल, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पानी की बेहतरी सुनिश्चित करना, कुटीर व लघु उद्योग का बढ़ावा, स्थायी स्तर पर हाथ को काम, महिला व कमजोर वर्गों के अधिकारियों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों न्याय, रोजगार। दोस्तों क्या होता है, जैसे जो ये तबके के लोग होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, ये रोजगार खोलना चाहते हैं परंतु इनके पास आमदनी नहीं होती है, पूंजी नहीं होती है। तो इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट लोन भी पास करा के देती है, अच्छी अच्छी स्कीम से लोन पास करा के देती है, कम ब्याज पे पास करा के देती है कि ताकि उनका कार्य आराम से हो जाए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य बिना भेदभाव, पक्षपात, भय को और कर सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करना होता है। सर्व शिक्षा अभियान, पोलियो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारियों से सचेत करना होता है। दोस्तों जैसे पोलियो ड्रॉप्स हो गया, और आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हो गया, सर्व शिक्षा हो गया। दोस्तों ये भी समाज के कुछ
ऐसे चीज़ होती है जो समाज में है हमारे। जब पोलियो का हमारे देश में एकदम से पोलियो ख़त्म ही कर दिया बिल्कुल। जो भारत सरकार ने पोलियो ड्रॉप्स की सुविधा लोगों के लिए लाई थी कि पोलियो जन्मजात जिन बच्चों को पोलियो होता था उनको दूर करने के लिए पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती थी। या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो हमारी जो लड़कियां होती हैं उनको शिक्षा नहीं दी जाती है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये होता है। और जैसे नशीले पदार्थों का जो लोग सेवन करते हैं उनके लिए अलग से ही वो बनाए रखते हैं, सेंटर बनाए रखते हैं सही करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट करती रहती है, जो निचला तबका होता है उसको सुधारने के लिए करती रहती है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उद्योगों में कार्य करने पर रोक आदि कार्य समय पर चलाए जाते हैं। पर्यावरण सुरक्षा स्वच्छता अभियान सभी नागरिकों का दायित्व है। दोस्तों क्या होता है, चाइल्ड लेबर पे ध्यान रखती है। ये जो चाइल्ड लेबर हमारे देश में होता है कि 10-10 साल के बच्चे काम करते हैं और अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में देखती है, उसके ऊपर मुहिम चलाती है। पर्यावरण में जो दिक्कतें हो रही है उसके ऊपर मुहिम चलाती है कि पर्यावरण पोल्यूटेड हो रहा है तो पेड़ वगैरह लगवाती है। तो दोस्तों ये इसका काम है मेन। आप इसको कर लेना, 4 मार्क्स का आपका आ सकता है। दोस्तों ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि मैंने 5 साल के भी जितने भी पेपर देखे हैं सब पेपरों में मेरे को मिला है। एसएससी में भी आपका ये आएगा, बीए के एग्ज़ाम दोगे उसमें भी आपका ये मिलेगा, यूपीएससी का पेपर दोगे उसमें भी आपको मिलेगा। दोस्तों पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं, यह पूंजीवाद का विरोधी क्यों है। दोस्तों एक व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने ये मार्क्सवाद को जन्म दिया था, वो जनकदाता थे इसके। दोस्तों उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मार्क्सवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संपूर्ण विश्व दो गुटों में बट गया था। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जो पूंजीवाद की धारणा पर टिका था। दोस्तों क्या हुआ था, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद जो संपूर्ण विश्व है उसको 2 हिस्सों में बट गया था, अमेरिका और आपका रशिया, जिनके बीच में कोल्ड वार भी रही है काफ़ी दिनों तक। तो जो अमेरिका था वो पूंजीवाद को सपोर्ट करता था, जो कैपिटलिस्ट होता है ना पूंजीवाद, उसको सपोर्ट करता था। दूसरा गुट था नेतृत्व संयुक्त रूस कर रहा था, जो समाजवाद को पोषक था। जो सोशलिज्म, जो समाजवाद साम्यवाद क्या होता है, सोशलिज्म। जो रशिया था वो सोशलिज्म को सपोर्ट करता था, जो अमेरिका था वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करता था। दोस्तों मैं इसका डिफरेंस बताता हूँ। कैपिटलिस्ट क्या होता है, जैसे हमारे अंबानी अडानी हो गए, वो कैपिटलिस्ट हो गए। सोशलिज्म में क्या होता है, समान, सब लोग एक बराबर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा अमीर है और एक बंदा गरीब है, एक मालिक है एक नौकर है, इस तरह की नहीं होती। मार्क्सवाद साम्यवाद विचारधारा में राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उनका मानना है कि कुछ पूंजीपति शोषक, जिन्हें कहते हैं शोषक, मजदूर शोषित होते हैं। पूंजीपति धन से संयम अपने स्थान में करते हैं और मजदूरों पर शोषण कर उनके अधिकारों से वंचित कर सामंतवाद विचारधारा को अपना आधिपत्य स्थापित कर मजदूरों पर जुल्म जाती कर उन्हें अपना गुलाम समझते हैं। दोस्तों क्या होता था यार, क्या होता है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, पूंजीवादी होते हैं, उनके नीचे अंडर काम करते हैं लोग, उनको लेबर कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपना काम निकालने के लिए, जैसे भारत में हो गया, किसी भी देश में हो गया, गरीबी बहुत है, रोजगार कम है, रोजगार की फैसिलिटी कम है, तो वो उन लोगों को नौकरी देते हैं और उन्हें इस तरह से टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हम छोड़ के जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो इस तरह से ये बात होती है। तो मार्क्सवाद क्या कहता है कि हम कैपिटलिस्ट के खिलाफ है, जितने भी ये आपके कैपिटलिस्ट है, जितने भी पूंजीवाद लोग हैं, उनके खिलाफ है। वो कहता है कि सारी संपत्ति, सारे रोजगार वो गवर्नमेंट के अंडर में आने चाहिए और गवर्नमेंट ही डायरेक्ट लोगों को मदद करे, लोगों को समान जो भी सुविधा है उनको मुहैया कराए, तो ये गवर्नमेंट ही करे, ये मार्क्सवाद कहता है। इसलिए राज्य के सभी संसाधनों का उपयोग समाज के सभी वर्गों के लिए होना चाहिए, ताकि सामाजिक व आर्थिक समानता खत्म हो सकती है। धीरे धीरे साम्यवाद कुछ देशों में सिमट रहा है, पर दोस्तों क्या हो रहा है, साम्यवाद है जो वो कुछ देशों में सिमट रहा है, काफ़ी कम देशों में इसकी मांग रह गई है। जैसे चाइना हो गया, कैपिटलिस्ट कंट्री है एक, और एक रशिया हो गया। साम्यवाद वर्ग संघर्ष पर जोर देता है,
भारत में मार्क्सवाद विचारधारा कुछ ही राज्यों में सिमट के रह गई है। दोस्तों हमारे देश में केवल केरला हो गया, वहाँ पर ये सिमट के रह गई है। केरला में इनकी सरकार है सीपीआई की। अब जो कन्हैया कुमार है, जो कन्हैया कुमार भी इसी पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो बेगूसराय से लड़ रहा है, उसकी विचारधारा भी यही है। जो लोग कहते हैं कन्हैया कुमार की विचारधारा क्या है, तो कन्हैया कुमार की विचारधारा भी मार्क्सवाद से प्रेरित है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। होप आपको समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट ले रहे हैं आप क्वेश्चन में। दोस्तों इसी तरह से आप मन लगा के आप मेरे पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए। आप पेपर में 100% करके आएंगे पेपर को, क्योंकि जब आपको बेसिक समझ में आ जाएगा आप सब कुछ कर लेंगे। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये 4 नंबर का भी आ सकता है और 8 नंबर का भी आ सकता है। गांधीज़म के बारे में हर साल आता है, तो देखते हैं साल भी आना ही है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गांधी जी की विचारधारा क्या है, देश को आज़ाद कराने में उनका क्या योगदान था, स्पष्ट कीजिए। गांधी जी की विचारधारा के बारे में आपको बताना है। जो गांधी जी की विचारधारा होती है उसको हम गांधीज़म कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि गांधीज़म किसे कहते हैं और गांधी जी की के बारे में बताइए। मतलब 2-3 तरह से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपको बेसिक पता है तो आप हर क्वेश्चन को टैप कर लेंगे। देखते हैं गांधी जी का भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग, शांतिपूर्वक ढंग से उन्होंने बिना हथियार व हिंसा का सहारा लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जन आंदोलन खड़ा कर दिया। अंग्रेज भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा दिया, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। दोस्तों क्या हुआ था, गांधी जी ने सत्याग्रह करा, अहिंसा से, शांतिपूर्वक तरीके से, बिना हाथ लगाए। मतलब आप ये देखिए कि अगर जैसे सरकार में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है और काफ़ी सारे लोग गुट बना के आंदोलन पे बैठ जाते हैं, यही गांधीज़म है। अगर जैसे सरकार से कुछ गलती हो गई और लोग संसद पे चढ़ गए डंडे लेकर, तो जिसके कारण उनको मारपीट का सामना करना पड़ेगा, वो हार देता है। हमेशा गांधीज़म के रास्ते पे चल के ही मनुष्य जीत सकता है। तो यही इनके सिद्धांत है। उनके एक अहम आह्वान पर देश के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिना किसी स्वार्थ में शामिल हुए जाते थे। दोस्तों ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसका नारा भी गांधी जी ने दिया था। दोस्तों ये सभी समुदाय को साथ लेके चलने वाले व्यक्ति थे। बहुत ही महात्मा आदमी थे, बहुत संत आदमी थे। इनके बारे में जितना बोलूँ मैं उतना कम है। गांधी जी वेस्टर्न कल्चर के विरोधी थे। उनका विचारधारा संवेदनशील अपनाओ ग्रामीण भारत पर आधारित था। दोस्तों क्या हुआ था, जो पहले वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आता जा रहा था तो उसके खिलाफ थे गांधी जी। उनका कहना था कि भाई अपनी खादी, जो खादी होती है उसको पहनो। तो उस केस में क्या करा उन्होंने जो कपड़े थे ना उनके, उसको जलाने शुरू कर दिए। ये भी एक तरह की अलग ही डिफरेंट टाइप की कल्चर है। मतलब विद्रोह करना है तो शांतिपूर्वक तरीके से करो, यही गांधीज़म है। अहिंसा की ताकत का एहसास उन्होंने पूरे विश्व को करा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा, इसलिए देश उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में याद करता है। दोस्तों क्या हुआ था, गांधी जी ने अपने अहिंसा के पाठ से अंग्रेज़ों को देश छोड़ने पर मजबूर किया था। मतलब उनकी जो छवि थी वो पूरे विश्व में इस तरह से फैल गई थी कि विश्व का प्रेशर अंग्रेज़ों के ऊपर आने लगा था कि आप इतनी हिंसा क्यों कर रहे हो। एक तरफ गांधी जी अहिंसा कर रहे थे और उधर से अंग्रेज हिंसा कर रहे थे। इधर से लाठी बज रही थी, उधर से वो खड़े थे आराम से। तो विश्व पे इसका प्रचार जा रहा था, न्यूज़ छप रही थी विदेशों में। तो वहाँ से अंग्रेज़ों के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया कि आप देश को छोड़ो। तो इस तरह से गांधी जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है हमारे देश को आज़ाद कराने में। हमारे देश में नहीं, काफ़ी विश्व में काफ़ी जगह है जहाँ पर गांधीज़म को फॉलो किया जाता है। आपने सुना है बिल गेट्स का नाम, स्टीव जॉब्स का नाम, उनके घर में भी गांधी जी की एक तस्वीर लगी हुई है। वो भी गांधीज़म को सपोर्ट करते हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी, परंतु आज भी उनके विचार अजर और अमर हैं। क्या है हुआ था, नाथुराम गोडसे था, उसने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी थी।
पर उनकी विचारधारा आज भी हमारे अंदर जीवित है। दोस्तों, नथुराम गोडसे ने केवल एक गोली मारकर उनको हत्या की थी, पर उनके विचारधारा को नहीं ख़त्म कर पाया। अगर उनके विचारधारा को ख़त्म कर पाता तो आज हम इनके बारे में नहीं पढ़ रहे होते। तो दोस्तों, काफ़ी आसान है, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपने डीपली पढ़ लिया, इस गांधीज़म के ऊपर कितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मेरा थोड़ा जुकाम हो रहा है तो उसके लिए सॉरी अगर आवाज़ गंदी आ रही है तो। बात कर ले अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में राष्ट्रीय दलों का क्या भूमिका है आज के विशेष संदर्भ में क्षेत्रीय दलों के उभार के कारण क्या है। दोस्तों, इसमें एक नेशनल पार्टी होता है, अब हमारे देश में एक रीजनल पार्टी होता है। नेशनल पार्टी कौन हो गया? भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपका सीपीआई, ये हमारा नेशनल पार्टी हो गया। और क्षेत्रीय पार्टी कौन सा होता है? जैसे उत्तर प्रदेश में है बहुजन समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, और आपका पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, और आपका पंजाब में अकाली दल है। ये आपका होता है क्षेत्रीय पार्टी, मतलब जो क्षेत्र की समस्याओं से प्रेरित होकर बनती है पार्टी, उसको क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं, जिसको हम रीजनल पार्टी भी कहते हैं। दोस्तों, ये 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%। भारत में राजनीतिक दल राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों के रूप में भारत में विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, मतलब ज़्यादा निभा रहे हैं। रीजनल पार्टी है वो ज़्यादा निभा रही है नेशनल पार्टी के हिसाब से। सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पुराना है, जो कि पूरा 130 साल पुराना है। तत्पश्चात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद पार्टी, जिसे हम मार्क्सवाद पार्टी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल आदि है। मतलब कुछ भी घटनाएं होती है जिसके कारण से ये नई पार्टियां उभरी है। पहले बार एक थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके बाद अगर कोई इंसिडेंस हुआ, उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे मार्क्सवाद पार्टी कहते हैं, वो उभरी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जो, और फिर बाद में जनता दल। परंतु सबसे अधिक देश पर राज करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी रही है। देश पर जो सबसे ज़्यादा राज करा है वो कांग्रेस पार्टी ने करा है। अब इसके देख लेते हैं हम किस तरह से, दो तरह से ये होती है, पार्टी होती है। पहले तो ये राष्ट्रीय पार्टी के पतन के कारण। राष्ट्रीय जो पार्टी होती है उसके क्या कारण है, क्यों, मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे देश में केवल एक ही पार्टी चले, उसका पतन क्यों हुआ है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। गरीबी, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, स्थानीय मुद्दों की अनदेखी करना, बढ़ती बेरोजगारी, जनता का अपेक्षाओं को पूरा न करना, यही कारण है कि आज राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हाशिए पर चली गई है और क्षेत्रीय गले का उदन होता आरंभ हो गया। दोस्तों, अगर आपने इन क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ लिया है तो आप अपने तरीके से लिखिए। मैं तो कहता हूँ, अगर आपको इसमें से कोई हिंदी वर्ड मुश्किल लग रहा है तो आप अपने तरीके से उस वर्ड को सिंपल सरल भाषा में लिख सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको रट्टा करना है, आपको केवल समझना है कि राष्ट्रीय पार्टी गरीबी, जैसे गरीबी, आर्थिक सामान्यता, भ्रष्टाचार, स्थानीय मुद्दों को अनदेखा करना, जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जिसको पकड़ नहीं हो पाती है उसको अनदेखा हो जाता है। जैसे किसी के यहाँ पर गटर खुला है, उसको भरा नहीं गया है, या कुछ भी उसकी जो लोकल समस्या है वो पूर्ति नहीं हो पाई है, तो लोग अपने क्षेत्र की एक पार्टी बना लेते हैं। वो बढ़ती 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 पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, फिर राज्य में हो जाती है, फिर जाके एक राज्य की पार्टी बन जाती है। दूसरा देख लेते हैं हम, क्षेत्रीय पार्टी। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी, अपना दल लोकदल पार्टी का उदय हुआ है। दक्षिण में तेलंगाना डीएमके, एआईडीएमके, अकाली दल आदि का उदय और विस्तार हुआ है, जो अपने क्षेत्र व राज्यों के लोगों के हित के सर्वोपरि रखकर अपनी नीति व कार्यक्रम बनाती है। दोस्तों, स्टेट लेवल पे जो पार्टी बनती जा रही है वो मेन दिक्कतों के कारण बन रही है। जो स्थानीय लोगों की जो दिक्कतें होती हैं उसको अगर राष्ट्रीय पार्टी पूर्ण नहीं कर पाती तो क्षेत्रीय पार्टियों का गठन हो जाता है। काफ़ी सिंपल है दोस्तों, अब आराम से बना लेंगे। तो हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को सभी क्षेत्र, राज्य, समुदाय के हित की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा देश के राष्ट्रीय पार्टियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। एक समान नीति व कार्यक्रम
बनाकर देश हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। बढ़ता आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता देश को विकट के रूप में रास्ते पे ले जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल है, आप इसे कर सकते हैं, मैंने समझा दिया है तो आराम से हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन स्थिति क्या है? दोस्तों इसमें बताना है कि भारत के जो इंडियन राष्ट्रपति है उसकी इमरजेंसी ताकतें क्या हैं। भारत के राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, सबको पता है। सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेना होती है जो हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आपका आर्मी, उसका तीनों का कमांडर होता है। उसके बिना कुछ नहीं होता है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध के समय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उदाहरण 1962, 1971 चीन व पाकिस्तान के समय युद्ध के समय जैसा हुआ था। 1962 में, 1971 में इमरजेंसी लगाई गई थी, वो भी उस समय के राष्ट्रपति के द्वारा लगाई गई थी। यदि किसी राज्य में प्रशासन चलाने में कोई सरकार विफल हो जाए या बहुमत सिद्ध न कर सके, उस केस में भी क्या होता है दोस्तों, उस केस में भी लगा सकता है जब कोई सरकार वो पूर्ण तरह से बहुमत नहीं हासिल कर सके। जैसे क्षेत्रीय पार्टी देख लेते हैं हम, एक तरफ समाजवादी पार्टी है, एक तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी है। अगर दोनों ने अपना गठबंधन नहीं करा और सरकार को बहुमत मानने के लिए चाहिए, अगर मान लीजिए 300 सीटें चाहिए और दोनों के पास 180 है, एक के पास 180 है, एक के पास 120 है, और दोनों अगर गठबंधन नहीं करती और कहती है कि हम अकेले अकेले सरकार चलाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है 6 महीने के लिए, जब तक उनके बीच में कोई सुलह ना हो या कुछ दोबारा चुनाव ना हो, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जैसे वित्तीय आपातकाल जो अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है। दोस्तों वित्तीय आपातकाल क्या होता है? जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी होते हैं, जो ग्रेट डिप्रेशन होता है। ग्रेट डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड में लगा था पर भारत में नहीं लगा था, तो इंडिया में इमरजेंसी नहीं लगी है फाइनेंशियल को लेकर। बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री की शक्ति का वर्णन कीजिए। दोस्तों हमें इसमें प्राइम मिनिस्टर की ताकत के बारे में बताना है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बनता कैसे है। हम वोट देते हैं, हम एक सांसद को चुनते हैं। सांसद लोकसभा में अपना एक नेता गठबंधन से अपना एक नेता चुनता है, जिसको मेजोरिटी मिलती है वो पार्टी अपना एक नेता चुनता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए, उन्होंने 280 सीटों पे अपनी बहुमत सिद्ध करी, उसके बाद उन्होंने अपने नेता मोदी को चुना है। तो दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं कि उसकी ताकत क्या है। देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दलों का नेता होता है। देश में संसदीय प्रणाली होने के कारण संसद प्रणाली होने के कारण वह देश का वास्तविक मुखिया होता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, देश की नीतियों व कार्यक्रमों को बनाना, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का वह अध्यक्ष भी होता है। दोस्तों जितने भी उद्योग हैं, जितने भी मैंने बताए हैं, इसका वो अध्यक्ष होता है। दोस्तों सारा काम इंडिया में ज़्यादातर काम प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही आता है। पूरी नौकरशाही व महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त प्रधानमंत्री की मर्जी से होती है। मिनिस्ट्री भी प्रधानमंत्री ही फैसला करता है। जैसे मिनिस्ट्री हो गई, जो जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ये हो गया, इसके लिए प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को कहता है कि मेरे को अपनी मिनिस्ट्री में ये लोग चाहिए। उसके ऊपर राष्ट्रपति एक साइन करके देता है। तो प्रधानमंत्री की ये पावर होती है, और आपको जो पावर पता है आप वो भी लिख सकते हैं, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। काफ़ी ईजी है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दोस्तों ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट मैं आपका जल्दी लाने वाला हूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर करके, क्योंकि मैं आगे भी आपको बताता रहूंगा कोर्सेज के बारे में कि 12वीं के बाद आप क्या करें, किधर से आप एडमिशन लें और किस तरह आप अपनी ग्रेजुएशन करें। इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा और जॉब के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊंगा, तो इससे अपडेट आती रहेगी आपके पास। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जितना आप लाइक करोगे उतना ही ये यूट्यूब आगे से प्रमोट करेगा। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।